Dear students, welcome in ASC Starter. Dear students, CBSE की तरफ से सैम्पल पेपर जो है हर सब्जेक्ट के इशू हो गए हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी सिलेबस जो भी है आपका मतलब सैम्पल पेपर उनकी वीडियो आंसर के साथ प्रोवाइड करूँगा। इस वीडियो में मैं आपसे सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम ठीक है 2022-23 का जो आपका एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, उसी के रिगार्डिंग कैसा सैम्पल पेपर आया है और सॉल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए जो आपका पेपर आएगा ना बोर्ड में, ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर का पैटर्न रहेगा। ये CBSE ने जारी कर दिया है। 1 से 20 तक बच्चों MCQ आएंगे। 21 से 24 तक आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, थोड़ा थोड़ा आंसर लिखना होगा 2 नंबर का, और 40 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना आपको। फिर 25 से 29 तक 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 60 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना। और 30 से 33 वाले ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको बड़े बड़े करने होंगे, क्योंकि वो 5 मार्क्स के होंगे। 120 शब्द से उससे भी ज़्यादा नहीं लिखना। और लास्ट पार्ट आपका जो ई है ना, मैं नक्शे के अलावा वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि नक्शे वाला तो F वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई तक बताया गया था ना 37। ठीक है, तो अब आगे सुनो। तो नक्शे वाला भी आपका है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग सुनो। ई वाले में 34 और 36 है, वो 4 अंक के क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो केस बेस्ड होंगे, मतलब पैसेज वाले आएंगे। 37 जो है ना, उसे यहाँ पर F कैटेगरी में दिखाया और ऊपर जो है उन्होंने ई तक लिखा था, इसलिए मैंने ई तक बोला। मतलब F आएगा आपका। F वाला जो है ना आपका, वो मैप वाला होगा जो 5 मार्क्स का होगा। तो ये आपने समझ लिया कि पेपर कैसे आने वाला है, कितने MCQ आएंगे, कितने शॉर्ट, मतलब वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग। ठीक है, और जो है आपका मैप। अब एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। ठीक है, आंसर मैं आपको उसमें नीचे ही दिखाता रहूँगा। ठीक है, ताकि और आप चाहें तो पहले खुद भी सोच सकते हैं आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है, एशियाई और अफ्रीकी देशों के उपनिवेशीकरण में किस बात ने मदद की। देखो मतलब इस पर उपनिवेशीकरण का मतलब होता है जब कोई देश किसी देश को गुलाम बनाता है। तो किस वजह से इन देशों को गुलाम बना लिया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। ठीक है, तो मैं सीधा आंसर आपसे बात करूंगा कि क्योंकि ये देश जिन आए थे ना दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए, ये अपने साथ नॉलेज लेकर आए थे। ठीक है, किस चीज़ की, प्रौद्योगिकी की, निवेश की और ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी मात्रा में उन देशों को गुलाम बना लिया। तो इसका आंसर C ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला हिंदू है, केसरी है, C जो है वो सुधारा की, और D जो है वो प्रताप है। ठीक है, यहाँ पर ये A B C यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बताऊँगा कौन सा। तो आंसर है केसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र को देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से इस पेंटिंग के चित्रकार का नाम पहचानें। तो ये चित्र जो है, मतलब आप देख लो पेपर में जो आएंगे, अगर जो बच्चे मिड टर्म वाले देख रहे हैं तो चित्र भी आएगा, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए वो किसके बारे में, किसने लिखा है। तो ये चित्र में जिसने बनाया ना, उसका मालिक कौन है, मतलब उस चित्रकार का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर है इसका राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो देखो ये A है, ये B है, C है, D है, 4 थे। ये ANS का मतलब बच्चों आंसर है। ये मैंने आपके लिए स्पेशली हिंदी में पूरा ट्रांसलेट किया है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं सर इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न केवल प्रश्न संख्या 3 के स्थान पर दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये उन बच्चों को करना है जो विजुअली अनेबल्ड नहीं है। ठीक है, मतलब जिनको देखने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो तुलसीदास, सूरदास
या जयदेव या डी रैदास। तो ये गीता गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जयदेव। ओके, देखिए अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप कहीं पर ये मैं लिखा हुआ देखें ना तो इसका मतलब ये फर्स्ट है, ठीक है। ये जब मैंने हिंदी में इसे ट्रांसलेट किया ना तो इसमें कई प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, आपके स्पेशली बनाया है हिंदी में। तो इस क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया कि ये ना 4 बातें लिखी गई हैं और इसको आपको लाइन से लगाना है। और आपको एक बात बताऊंगा, ये जो पेज नंबर देख रहे हैं ना, आप NCERT की आप हिस्ट्री की बुक खोलेंगे तो ये टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला था लाइन से आपको लगाना है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन जो है ना वो तो हो गया, लेकिन जो नंबरिंग है ना वो सही से नहीं दी गई। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हो नहीं रहा था ये, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि सेकंड, पहले फोर्थ है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट है। तो जैसे इसमें फर्स्ट तो बिल्कुल सही लिखा है, पेंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रसिद्धि पैदा की। तो आप ये जो पूरी स्टोरी है ना ये इस पेज नंबर पर पूरी पढ़ लेना लाइन से लगाने के। मतलब आप समझ रहे पेपर कैसा आएगा? जिस बच्चे ने चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ा तो कहानी को सीधा करना उसे आना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित जानकारी की मदद से आपको पहचान करने की ये कौन सी फसल है? जो ज्योग्राफी का है, आपका जो चैप्टर है ना कृषि, वहाँ से लिया गया। ये एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। मतलब कौन सी फसल है जिसको खाते भी और चारे में भी इस्तेमाल होता है। और यह एक खरीफ फसल है। 21 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में तापमान चाहिए होता है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। आधुनिक खाद्यान्नों के उपयोग ने इस फसल के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है। मतलब आज के जो संसाधन है ना उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है इसको और अच्छा करने में। तो कौन सी फसल है वो? और वो है मक्का, ठीक है। मक्के का प्रयोग जो है वो पशुओं के चारे के लिए भी होता है और हमारे भोजन के रूप में भी होता है। मक्के का साग, सरसों की रोटी आपको पता ही होगा, ठीक है। पेज नंबर 38 पर देख सकते हैं आप ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है वनों का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? बताओ। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा चैप्टर सेकंड, तो उसमें आपने देखा होगा कि वनों को कई भागों में बांटा गया, एक आरक्षित, एक संरक्षित, एक अवर्गीकृत, है ना। तो और यहाँ पर एक डी और दे रखा है, ये डी है रहा, डी ऑप्शन ये है। तो कौन सा नहीं है? आपने पता है ना आपको कि आरक्षित वन भी है, उसमें संरक्षित भी और अवर्गीकृत भी है, लेकिन ये कोई नहीं है। स्थायी वन, आरक्षित और अवर्गीकृत वन, ये कोई है नहीं, है ना। तो ये डी आंसर इसका आ जाएगा। आरक्षित वन वही वन होते हैं जो पूरी तरह से ना संरक्षित रखते हैं ताकि उसमें पेड़ों की रक्षा की जा सके, जीव जंतु की रक्षा कर सके, ठीक है। इसमें ना खेती करने वगैरह की अनुमति बहुत ही मुश्किल से होती है। संरक्षित वन में काफ़ी सहूलत दी जाती है, ठीक है। और अवर्गीकृत वो होते हैं जिसको ना वर्गीकरण करना मुश्किल होता है। जैसे आपके घर के बाहर इस प्रकार के कोई पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर नहीं पाते। तो इसका आंसर कौन सा है? ये डी है जो यहाँ से स्टार्ट है। इसलिए थोड़ा सा क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन किया ना तो डी ए भी आगे पीछे हो सकता है। अब नेक्स्ट है मैचिंग करनी है आपको। ये आपको साधन दे रखे हैं और ये उसके उदाहरण दे रखे हैं, आपको बताना कौन किसका है। ये भूगोल का ही चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आपको सही मैचिंग करनी है। तो आप देखिए जो नवीकरणीय वो होते हैं जो बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वो नवीकरणीय कहलाते हैं। और अनवीकरणीय होते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, है ना। राष्ट्रीय होते हैं जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय वो होते हैं जो विश्व के बहुत से देशों का जिन पर अधिकार होता है, ठीक है। तो आपको इसमें मैचिंग करनी है। तो इसका आंसर जो है वो ये ए आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि बी का जो है फोर्थ, ठीक है। ए का जो है नवीकरणीय संसाधन है जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय का ये हो गया और अंतर्राष्ट्रीय का ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो ये तो आसान था। और पेज नंबर 2 पर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया बुक के चैप्टर के भी लिखे हुए हैं ज्योग्राफी में आपको ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे।
नेक्स्ट है बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेल्जियम चैप्टर आपकी जो पॉलिटिक्स की बुक है, ठीक है, पहला चैप्टर है श्रीलंका और सत्ता की साझेदारी वाला, तो आप उसमें देखेंगे। तो कौन सी चीज़ इसमें गलत है वो आपको बतानी है। तो इसमें गलत है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीनस्थ होना, ये बेल्जियम के हिसाब से गलत है, ठीक है। वहाँ पे राज्य का अपना है पूरा, ठीक है, और केंद्र का भी, ठीक है। जैसे हमारे जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है, वहाँ इस प्रकार की सिस्टम पूरी तरह नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं सिर्फ इसका गलत बता दिया आपको, ये है, बाकी आप पढ़ लेना, बाकी चीज़ सही है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र और राज्य के विधान के अंतर्गत आता है। बताओ कौन सा सब्जेक्ट है जिसे केंद्र और राज्य दोनों सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो एजुकेशन है ना, वो केंद्र और राज्य दोनों ले सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर ही देख लो, केंद्रीय विद्यालय भी हैं, सर्वोदय विद्यालय भी है ना। तो केंद्र और राज्य दोनों का ही जो है ना अधिकार होता है शिक्षा के ऊपर कानून बनाने का, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर दिल्ली बोर्ड भी बन चुका है, CBSE बोर्ड भी है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है कि नारीवादी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नारीवादी पता है आपको, मतलब नारियां कहती हैं कि हमें पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए, वही सम्मान चाहिए जो हमें मिलना चाहिए। तो इसमें से कौन सी बात सत्य है। तो इसमें रेडिकल महिला आंदोलनों का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना था, ठीक है। वो चाहती है कि हमारी पर्सनल लाइफ और जो सोशल जो फैमिली है उसमें भी हमें बराबर अधिकार मिले, समानता मिले, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, वो नारीवाद में नहीं आते। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है कि यहाँ पर जैसे पार्टी के नेम लिखे हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी पार्टियाँ हैं, ठीक है। तो ये 4 आपको देखें। जैसे भारतीय जनता पार्टी कौन सी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो है आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा कह रहा है कौन सा सही से मैचिंग करा हुआ, मतलब देखो इसके आमने सामने आंसर लिखा हुआ है, ये सही, बाकी ना उल्टे सीधे आंसर दे रखे, गलत दे रखे। जैसे इन्हें बोल दिया कांग्रेस पार्टी को वाम मोर्चा बता दिया, जबकि गलत है, ठीक है। इस तरीके से बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कारण वाला होता है ना, दावा और कारण जो होता है वही है। आपको बताना कि क्या है दोनों सही हैं, क्या ये जो बात बोली गई है इसका कारण यही है, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ा था ना आपने पिछली बार भी जब पेपर हुए थे। तो हमें पहले से पहले ये चेक करना होता है कि क्या ये दोनों लाइनें सही लिखी हैं। तो लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है इसका कारण क्यों, आखिर लोकतंत्र जो है ना वो जवाबदेह क्यों है, अकाउंटेबल क्यों है, रिस्पॉन्सिबल क्यों है, और एक वैलिड गवर्नमेंट क्यों है, क्यों बनाती है। देखो कारण, लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो बिल्कुल कारण सही है। तो दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ए इज़ करेक्ट। पेज नंबर 90 पे देख सकते हो, डेमोक्रेसी की बुक है लोकतंत्र की, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा धर्म श्रीलंका के लोगों द्वारा अपने में संरक्षित और पोषित किया गया, मतलब किस धर्म की रक्षा की है श्रीलंका ने और किस धर्म को उसने आगे बढ़ावा दिया है, तो वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। जहाँ से देखिए हरियाणा, ये देखिए हरियाणा है, केरल है, बिहार है, प्रति व्यक्ति आए, और ये जो कितने बच्चे जीवित होते हैं, मतलब ये नश्वरता मतलब होता है शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन है तो ये शिशु मृत्यु दर लिखा है कि कितने बच्चे मर जाते हैं पैदा होती 1000 में से। और ये लिटरेट मतलब ये कि कितने साक्षर हैं, साक्षर लिखा है। और ये निवल उपस्थिति अनुपात है ना, निवल हाजिरी अनुपात सुना होगा आपने, वो है। तो ये आपकी बुक में भी ऐसा टेबल बनी हुई है। आप फटाफट इसका आंसर देखकर आपको बताना है कि क्वेश्चन है कि पता लगे कि किस राज्य में बच्चों ने अधिकतम प्राथमिक शिक्षा हासिल की है। तो प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा किसने हासिल किया, ये आपको बताना है। तो एजुकेशन देखो कहाँ पर है, ये लिखा है ना लिटरेट, मतलब ये मैंने आपको बताना है साक्षरता है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, केरल में। तो 90 फॉर केरल, तो केरल आंसर आ जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 7 पर देख सकते हो इकोनॉमिक्स की बुक में। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आप इसे पढ़िए और बताइए कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि। देखो उत्तर प्रदेश में बता रहा है कि कितने कौन कौन पढ़े हैं, ठीक है, डाटा दे रखा है। ये कह रहा है कितने प्रतिशत
लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, ये बताओ कितने प्रतिशत हैं जो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, ये आपको पता लगाना है। तो आप पहले स्टडी करो। ये मादा दे रखा, मादा मतलब स्त्री। तो इसने बोला कि आप देखेंगे यहाँ लिखा है स्कूल में भाग लेने का प्रतिशत, लिखा है ना, लिखा नहीं लिखा, तो ये 82% जा रहे हैं। तो 100 में से 82 घटा दो, तो आज भी यूपी के अंदर 18% जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा रही हैं, ठीक है, जो 10 से 14 साल तक की उम्र के बीच में है। सुन रहे हो? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पता लगाएं, मतलब कौन सी गलत है। जैसे टूरिस्ट गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार, शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील, डाकिया, मोची, सिपाही और पुलिस सिपाही, भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन और मेट्रो। तो देखिए इसने बोला है कि इन सब में कौन सा अलग दे रखा है। तो भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन और मेट्रो ये अलग दे रखा है, ठीक है। क्यों अलग दे रखा है? क्योंकि यहाँ पर सब व्यक्तियों के बारे में बता रखा है और यहाँ पूरा संगठन है। क्या है? पूरा संगठन है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि खाली स्थान आपको भरना है कि जब प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक में आर्थिक गतिविधि होती है तो संगठित और असंगठित क्या कहलाते हैं। तो ये रोजगार की गतिविधि होती है। संगठित जिनके काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, असंगठित जिनके काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते। इकोनॉमिक्स की बुक में देखना, ठीक है। और रोहन ने 12% ब्याज दर पर घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया है, 5 लाख का, और पूरे साल की उसे ब्याज 12% देनी पड़ती है, ठीक है। उसे नए घर के कागजात और वेतन रिकॉर्ड बैंक में जमा कराने होंगे। अब बताओ इसे क्या बोलेंगे। देख रहे हो, उसको ये सब चीज़ें जमा करानी होगी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे संपार्श्विक। एक इसका नाम एक और होता है बच्चों, समर्थक ऋणधार। क्या होता है? आपकी बुक में समर्थक ऋणधार लिखा होगा, ऋणधार। जब हम कोई चीज़ लेते हैं और हमें कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है तो समर्थक ऋणधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट हुआ, तो मैंने इससे आपको बता दें। पेज नंबर 44 पर आप देखेंगे, पता लग जाएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करने की अनुमति देती है। मतलब कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कहते हैं कि फ्री ट्रेड करो और आपस में व्यापार करो। तो वो कौन सी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ओके ओके, तो ये भी आप इकोनॉमिक्स की बुक में देख लेना। और नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के बारे में सही कथन बताइए क्या है। तो सरकार द्वारा बाधाओं को दूर करना, विश्व कंपनियों को फैक्ट्रियां लगाने की इजाज़त, सभी कंपनियों को अपना निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाया और विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को कम किया। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है 2 है, ठीक है। कौन सा है ये? कि सरकार ने बाधाओं को दूर किया और विदेशी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी है। ये 2 काम इसने किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अब MCQ ख़त्म हो गए हैं। अब हम खंड B पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, ठीक है। तो किन्हीं 2 कारकों को बताइए जो 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। हिस्ट्री है, तो आपको बताना कि अमेरिका में जो महामंदी आई ना, उसके 2 कारण कौन से थे। तो ये मैं नहीं लिखा, इसका मतलब फर्स्ट है, ठीक है। पहला, कृषि अधिक उत्पादन एक समस्या बनी रही, मतलब कृषि ने इतना अधिक उत्पादन कर लिया तो माल बिका ही नहीं, तो अपने मंदी आ जाएगी। पता ना मंदी कैसे कहते हैं, जब बेचने वाले बहुत सारे, खरीदने वाला कोई नहीं है। दूसरा क्या है, जैसे कीमतों में कमी आई तो कृषि आय कम हो गई और किसानों ने उत्पादन का विस्तार करने और बाजार में बड़ी मात्रा में उपज लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कीमतों में और गिरावट आ गई, तो इसलिए नुकसान ही हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने 2 पढ़ दिए हैं, बाकी आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है ना। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन प्रावधानों को उल्लेख कीजिए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। मतलब कौन कौन सी बातें जिससे भारत को हम कह सकते हैं कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, मतलब भारत सभी धर्मों को वैल्यू देता है। तो आप ये मैं की जगह फर्स्ट है, ठीक है, कि भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हमारा संविधान विशेष नहीं देता किसी भी धर्म की स्थिति, मतलब आप इसे अपने लैंग्वेज में कर लो कि हमारे संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। और
संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को मानने अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है। हमारे देश में बोला कि आप अपने धर्म को मानो, आप उसका अभ्यास करो, मतलब उसका प्रचार करो, ठीक है, उसका पालन करो या ना करो, ये आपके हाथ में है। संविधान जोर नहीं डालेगा। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं होने देता, ठीक है। इसलिए हमारे देश में क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे धर्मनिरपेक्षता एक विचार है जो हमारे देश की नींव है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, अपना कर लेना, पढ़ लो बस खाली, मतलब दो पढ़ देता हूँ। अगर भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय बताइए। बताओ हम ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों। जैसे ऊर्जा के संसाधनों को बचाना है तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ाना होगा, संसाधनों का सोच समझ कर प्रयोग करना होगा, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना, ठीक है। और हमें सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग करना होगा, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, उसका प्रयोग करना होगा। हमें बिजली का प्रयोग ना होने पर बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। और इस तरीके से हमें गैर पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए, पता ना, गैर पारंपरिक, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके से। देखो ऑप्शन भी आएंगे एग्जाम में। ये कह रहा है सौर ऊर्जा के उपयोग को हम कैसे और अच्छा करें। मतलब देखो अभी हमारे देश में सौर ऊर्जा के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन अभी भी हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पहला कारण ये कि सौर ऊर्जा बहुत महंगी पड़ती है, तो इसलिए सौर पैनल को की लागत को कम करना होगा। हमें अच्छे पैनल लाने पड़ेंगे। अक्षय ऊर्जा के महत्व के बारे में लोगों को बताना होगा कि ये बहुत सस्ती है, फ्री है और बहुत आसानी से लग सकती है। और सरकार को भी इसमें करना होगा, सब्सिडी सहायता देनी होगी, ताकि लोग और मोटिवेट हो, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी 2-3 पॉइंट अपने पढ़ लेना। आगे सुनो। इधर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार किन तरीक़ों से रोजगार बढ़ा सकती है। जो गांव के क्षेत्र होते हैं ना, तो सरकार वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकती है, बताओ आप बताओ। जैसे गांव के अंदर सरकार नए बांध बनाकर, नई नहरें बनाकर, ठीक है, उद्योगों को लगाकर, सेवाएं नए नए निर्माण करके, ठीक है, कृषि को और अच्छा करके, गोदाम बनाकर, ठीक है, और फूड प्लांट होते हैं वो लगाकर, बहुत सारे हैं बच्चों, अपने तरीके से बना सकते हो। पर्यटन की व्यवस्था करके, जैसे गांव में कुछ खास चीज़ है उधर, तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करके, ताकि लोग आए और तो बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बना के ले सकते हो आप, है ना। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसे प्रभावित हुई है, बताओ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1914 से 18 तक, तो भारत की सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये फर्स्ट है। देखो पहला कि युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। भारत को तो फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार जो अपने देश में बनवाती थी, वो भारत के लोगों को अनुमति देती कि भाई आप भी बनाइए, ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। हमारे को ब्रिटिश सरकार ने बहुत सी रियायतें दी, ऋण प्रदान करें, ठीक है। नुकसान भी हुए तो फ़ायदे भी हुए हैं, ठीक है। जैसे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई ब्रिटिश सरकार, जैसे युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया, और सीमा शुल्क बढ़ाया गया, और आयकर पेश किया गया, मतलब लोगों की इनकम पर टैक्स लगाना। और युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई देश के अंदर, आम लोगों को बहुत दिक्कत हुई बच्चों। कीमतों के रेट 13 से 18 में डबल हो गए एकदम। और गाँव को सैनिकों की आपूर्ति के लिए बुलाया गया, हमारे गाँव से लोगों को उठा के ले गए, जबरन भर्ती की गई। ये नुकसान है, मैंने फ़ायदे बताए ना भी शुरू में, ऐसे नुकसान है, ठीक है ना। और देश के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में फसलें भी खराब हो गई, तो देश के अंदर भोजन की भी कमी आ गई थी। और इन्फ्लुएंजा फैल गया था उस समय के टाइम पे, लाखों लोग मारे गए थे अकाल महामारी से। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ फायदे, दो नुकसान भी बता सकते हैं। देखो और भी क्वेश्चन है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वयं को सविनय आंदोलन से कैसे जोड़ा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है ना हिस्ट्री का आपका, ठीक है। ये तो इन्होंने कैसे जोड़ा। तो पहला, भारतीय व्यापारी और उद्योगपति अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक थे। उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की जो व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करती थी। समझ में आ गया। मतलब भारतीय व्यापारी उद्योगपतियों ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के इच्छुक थे, वो चाहते बढ़े, तो उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ जो है ना, जो भारत के अंदर युद्ध चल रहा था, या जो युद्ध या वो कह सकते विरोध चल रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया। और वे विदेशी वस्तुओं को आयात से सुरक्षा चाहते थे, और ₹1 स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा अनुपात जो आयात को हतोत्साहित करेगा। मतलब ये था कि अगर सारा माल विदेशों से आएगा तो भारत के जो उद्योगपति वो क्या बेचेंगे, और विदेशों में वो कैसे बेच पाएंगे। तो उस समय स्टर्लिंग, ये जो ब्रिटेन की जो करेंसी,
तो उनके मुकाबले भारतीयों को बहुत नुकसान होता है व्यापारियों को, तो इसलिए वो अपने आप को ना भारत के जो क्रांतिकारी हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ जोड़ना चाहते थे और औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। जैसे वैसे हितों को संगत करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया। ये जरूर लिखना, ये टॉपिक सबसे, ये जो लाइन है ये जरूर लिखना कि जो भारत के उद्योगपतियों ने ये सबसे बड़ा करता है। एग्जाम में बहुत बार इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है FICCI इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। और जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला जैसे उद्योगपति, इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया था इन्होंने, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर लिखना, टीचर खुश हो जाएंगे। उन्होंने वित्तीय सहायता भी दी, उन्होंने पैसा ही बहुत दिया था। जो विरोध कर रहे थे ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, उनको पैसा दिया। सामान खरीदने बेचने से इनकार कर दिया था कि हम इम्पोर्ट किया हुआ सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और अधिकांश जैसे बिना किसी बाधा के व्यापार को फलना फूलना चाहते हैं। दूसरे चाहते थे कि अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ दे देंगे तो हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और ये सच भी है, बढ़ा भी। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जो रेल नेटवर्क है ना, ये भूगोल में से, तो रेल नेटवर्क कितना बड़ा होगा, कहाँ का रेल बनेगी, कहाँ का नहीं बनेगी, ये कौन तय करता है? मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये रेलवे का नेटवर्क बेचता है? आप खुद सोचो, जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ रेल इतनी कहाँ बेच सकती है? तो वही बताना है आपको कि उत्तरी मैदान की बात करें तो वहाँ ज़मीन समतल है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कृषि के संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, तो रेलवे का विकास बहुत तेज़ी से वो समर्थन मिला। इसलिए नदियों पर पुल बनाए जाने लग गए और बाधाएं कम होती चली गई, और कुछ बाधाएं थी जो उन्हें दूर कर लिया गया। अगर हम प्रायद्वीप की बात करें, हिमालय क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पहाड़ी इलाका था, वहाँ जनसंख्या भी कम थी, तो इसलिए उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। तो वहाँ काम तो हुआ, लेकिन वहाँ लाइन को बिछाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सुरंगें गहरी गहरी करनी पड़ती थी और जिसमें बहुत जान जोखिम में रखना पड़ता था, तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए थी। तो इसलिए पहाड़ी इलाकों में जो है रेलवे का निर्माण इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। फिर राजस्थान का बता देना कि राजस्थान में तो रेतीला इलाका है, जैसे एक बार हमने पटरी बिछाई तो दोबारा रेत के इतने बड़े तूफान है, पता नहीं रेल पटरी कहाँ चली गई, तो इस प्रकार की बड़ी दिक्कत होती थी। तो वहाँ पे भी रेलवे विकास करने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि ज़मीन को समतल करना, उस प्रकार के लायक बनाना, ऊँचे स्थान पर बनाना, ये बहुत टफ था। गुजरात में दलदली भूमि बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी ज़मीन मतलब जैसे बनाने अचानक ज़मीन अंदर धंस गई तो फिर रेलवे का काम ही नहीं हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड है, इन सब जगह बड़ी दिक्कत आई रेलवे की। ऐसे आप तटवर्ती इलाके भी बता सकते हो, ऐसे पश्चिम तट है वहाँ, तो वहाँ पे जैसे कुछ हिस्से ट्रैक में डूब गए या भूस्खलन वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर भी रेलवे को समस्या आती है बनाने में, ठीक है। इसलिए बच्चों हर जगह रेलवे को बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहुराष्ट्रीय निगम है, ठीक है, तो ये किस प्रकार अन्य कंपनियों से अलग होते हैं। ये जो आपकी पॉलिटिकल की बुक है, मतलब ये जो MNC होती है ना, MNC एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते ही आता है। MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ये किस प्रकार अन्य कंपनियों से अलग है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि घरेलू कंपनियां अपने परिचालन को मूल देश तक ही सीमित रखती है। देखो, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती हैं, ठीक है। और यही बता रहा है यहाँ पर कि जबकि जो घरेलू कंपनी होती है वो अपने देश की बाउंड्री तक ही रहती हैं, ठीक है। ये बताने की कोशिश की जा रही है। और बोले कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती है तो इनके पास संसाधनों की कमी नहीं होती, इनके बड़े बड़े बाजार होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा जोखिम उठाती हैं, एक देश में नुकसान उठा के दूसरे देश में फ़ायदा उठा के उसको पूरा कर लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनी का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे अमेजन है, बहुत सारी कंपनी हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं कौन सी भी, ठीक है। अब आज लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में क्या अंतर है। देखो, लोकतंत्र में जनता का राज होता है, ठीक है, और लोकतंत्र सरकार है तो जनता द्वारा चुनी सरकार जनता पर राज करती है। ये पारदर्शी होता है, वैध होता है, जवाबदेह होता है। जबकि गैर लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए लोग नहीं होते हैं, ठीक है ना। और लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सबको सम्मान, सबको स्वतंत्रता मिलती है, जबकि गैर लोकतंत्र में ऐसा मुश्किल से पाया जाता है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा की जाती है, ठीक है, बिना भेदभाव के सभी की गरिमा को ध्यान में रखा जाता है। अब लोकतंत्र में अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, गैर लोकतंत्र में मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से बना के आप लिख सकते हैं। आसान चैप्टर डेमोक्रेसी का था। ये भूगोल का कि इकोनॉमिक्स का है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे अलग है। देखो, तृतीय क्षेत्र वो होते हैं बच्चों जो सेवा देते हैं, जो सर्विस देते हैं। तो प्राथमिक और माध्यमिक जो क्षेत्र हैं उनकी मदद करते हैं। आपको पता ना 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि,
खान पशुपालन, ठीक है ना, खदान वगैरह खोदना, उस तरीके के सारे काम होते हैं। जबकि द्वितीयक के अंदर कच्चे माल को निर्मित किया जाता है। जैसे आपने कपास से कपड़ा बना लिया, कोई बच्चा और एग्जांपल देना चाहे दे सकता है कमेंट बॉक्स में, गन्ने से चीनी बना दी, इस तरीके से। और तृतीयक में सेवाएं दी जाती है। तृतीयक का एग्जांपल जैसे आपको पता होगा बैंकिंग है, आपका यातायात का साधन है, बीमा है, डॉक्टर है, वकील हैं, ये सब किस में आते हैं? तृतीयक में आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना देश की जीडीपी को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रोजगार प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए, आपका डी पार्ट है। डी में आपके जो है टोटल 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक है। ये कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों और प्रथाओं पर प्रकाश डालिए। मतलब जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे ना, आपकी हिस्ट्री की जो बुक है उसमें है, ठीक है, चैप्टर 1 देखेंगे आप। तो उन्होंने क्या क्या किया, मतलब ताकि सारे के सारे लोग एकजुट हो जाएं, ठीक है, क्या क्या किया उन्होंने। जैसे पहला पॉइंट है कि ला पैट्रियन की पितृभूमि और ला सिटियन नागरिक के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकार का आनंद लेने वाले एक संयुक्त समुदाय की धारणा पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि सभी को समान अधिकार मिले, ठीक है। पूर्वशाही मानक को बदलने के लिए एक नया फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुना गया, है ना। और एस्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा चुना गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। नए भजनों की रचना की गई, शपथें ली गई, शहीदों को याद किया गया, ठीक है। और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई, 5वां है। और इसने अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया। देखो कितने सारे पॉइंट हैं, आपको इसे भी यहाँ पर 5 कर लेना। आंतरिक सीमा शुल्क और देय राशि को समाप्त कर दिया गया। बाट और माप की एक समान प्रणाली अपना ली गई। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये की थी कि जितनी भी बोलियां थी ना, जो इलाकों में बोली जाती थी, उन पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने। फ्रेंच एक भाषा को ध्यान दिया ताकि पूरे देश की एक भाषा कॉमन होगी तो पूरा देश एकजुट रहेगा, ये इन्होंने ध्यान दिया। अब जर्मनी के निर्माण में ओटो वन बिस्मार्क की भूमिका बताओ। मतलब इसकी जगह ये आ जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो बात वही है, क्योंकि ओटोमन के बिना, बिस्मार्क के बिना हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जर्मनी के एकीकरण में इसने क्या किया, देखो, प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जो प्रशिया था ना, प्रशिया ने राष्ट्रपति एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और इसके मुख्यमंत्री, मतलब जो मंत्री था, मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क प्रशिया सेना और नौकरशाही की मदद से की गई इस प्रक्रिया के वास्तुकार थे। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी मतलब आंदोलन छेड़ा, ठीक है। आप सपोर्ट मटेरियल में देखेंगे उसमें भी बहुत अच्छा दे रखा है। 7 वर्षों में 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ प्रशिया में समाप्त हो, मतलब ये जीतता चला गया यहाँ से। और इस तरीके से इससे पूरा के पूरा जो जर्मनी था ना उसको एकजुट कर दिया। और 1871 में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। और इस तरीके से मतलब मेन है। और आगे और लिखा है 1871 में जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क सहित महत्वपूर्ण प्रशिया मंत्रियों की एक सभा वर्साई के महल में दर्पण के हॉल में एकत्र हुए और जिसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। और प्रशिया के विलियम प्रथम को जो है प्रधानमंत्री, जो मुख्य सम्राट बना दिया गया था, ठीक है। ये आप उसमें से ज़्यादा कर लेना सपोर्ट में। अब देखिए, अब हम 31 कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिलों के स्थान के कारणों की जांच करें। तो मतलब कहने का ये कि आखिर पश्चिम बंगाल में जूट की फैक्ट्री इतनी क्यों लगी हैं। पहले ये है कि जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, मतलब कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ जूट पैदा होता है ना, तो वो वहीं पर है, तो फैक्ट्री भी वहीं लगेगी। देखो, जहाँ से कच्चा माल निकलेगा अगर वहीं फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री लगाने वाले को बहुत फ़ायदा होगा ना, उसे यातायात का साधन इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जूट को बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पानी भी सस्ता मिल जाता है फैक्ट्री वालों को। तीसरा, अगर उन्हें विदेशों में माल बेचना है या भारत के किसी कोने में बेचना है तो रेलवे, सड़क, जलमार्ग उन्हें अच्छे से मिल जाएंगे ताकि कच्चा माल भी उन्हें मिल जाएगा और वहाँ बेच भी देंगे। और यहाँ लिखा भी देखो, कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी भी है। और पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, ठीक है। और कोलकाता एक बड़े शहरी केंद्र के रूप में निर्यात के लिए बैंकिंग, बीमा, बंदरगाह सुविधा भी दे देता है, मतलब इन्हें ये भी सुविधाएं मिल जाती हैं।
और जूट उद्योग सीधे श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करता है जो जूट की खेती में लगे रहते हैं, मतलब उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है, जो छोटे किसानों को रोज़गार वगैरह मिल जाता है। तो ये ज्योग्राफी में आपका है, ठीक है, अच्छे से इसे कर लेना, पेज नंबर 70 आपको पता ही है। अब नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बहुआयामी पहलुओं की जांच करें। ये कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसके बारे में बताइए कि उसका क्या है, भारत में इतना ज़्यादा क्यों फैला हुआ है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और दूर संचार उद्योग के लिए आवश्यक कई अन्य उपकरणों तक के उत्पादों की एक विशिष्ट श्रृंखला आती है। अपने आप बना के लिख देना कि इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पर है, बेंगलोर में है ना सबसे ज़्यादा। तो बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कही जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर है, ठीक है। और 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को सिंगल विंडो सेवा और उच्च डेटा संचार सुविधा प्रदान करते हैं, और इस उद्योग का एक बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन करने में लगा हुआ है। जैसे अगर कोई भी अगर आता है इस उद्योग के बारे में बताइए, तो आप ये जरूर बताना कि ये रोजगार प्रदान करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करता है, विदेशी मुद्रा को लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके के पॉइंट हर किसी उद्योग में काम आते हैं, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो भारत आईटी में बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो, पहला तो ये पॉइंट है कि ये पार्टी चुनाव लड़ती हैं, पहला हो गया। दूसरा, पार्टी विभिन्न नीति और कार्यक्रम को जनता के सामने रखती है, और जनता को जो भी किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नीतियाँ पसंद आती है उसे चुन लेती है। और देखो, अगर बहुत सारी पार्टी है तो जो पार्टी सत्ता में है ना, उसकी बुराइयों को वो उजागर कर देती है ना। और पार्टियाँ तो है जो सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। तो राजनीतिक पार्टियों का काम हुआ ना कितना महत्वपूर्ण। पार्टियाँ होती है जो सरकार की सफलता या विफलता के बारे में एक जनता का जनमत इकट्ठा करती है, और जितने भी सरकार के काम होते हैं, मशीन होती है, उनको जनता के लिए काम करवाती हैं। और कंपटीशन अच्छा होता है तो देश भी आगे बहुत तेज़ी से बढ़ पाता है। तो राजनीतिक दलों की भूमिका समझ में आ गई। देखो, आज भारत के अंदर बहुत सारी है ना पार्टियाँ। अब एक पार्टी कोई काम करती है तो दूसरी पार्टी बताती है देखो ये ऐसा काम कर रही है, तो जनता कहती है ये पार्टी गलत कर रही है, तो फिर वो पार्टी अपने अंदर सुधार कर सकती है ना, अगर उसे दोबारा सत्ता में आना है तो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर राजनीतिक पार्टी किसी देश के अंदर पाई जाती हैं तो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की क्यों ज़रूरत होती है। देखो, अगर किसी देश में लोकतंत्र को बनाए रखना है तो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक पार्टी अगर काम करे तो दूसरी पार्टी उसका विरोध कर पाएगी और उसकी कमियों को जनता के सामने रखेगी, और ताकि जनता को पता लग सके क्या गलत है क्या सही है, और जनता तय कर सके कि किसको दोबारा चुनना है या किसको दोबारा नहीं चुनना। और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है कौन, अगर इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था भारत में पाई जाती है, तो पाई जाती है ना भारत में। और ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो कि सरकार का समर्थन करने, उस पर लगाम बनाने, नीतियाँ बनाने, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। बहुत बड़ा काम करती है, जनता का एक मत हासिल करने, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने बड़ी बड़ी भूमिका ये निभाते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो विचार होते हैं वो जनता के सामने पेश किए जाते हैं, जनता को पसंद आते हैं तो जनता उस पर अपना मत प्रदान करती है वोट के जरिए। ग्रामीण समाज और स्वयं सहायता समूह की भूमिका बताइए, 33 क्वेश्चन है। ये जो ग्रामीण समाज होता है ना, और इसके अंदर एक स्वयं सहायता समूह है, ये बहुत चल रहा है, पता है स्वयं सहायता समूह क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। स्वयं सहायता समूह होता है कि जिसमें ना 15 से 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सब अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और ना ये बैंक में जमा कर देते हैं। फिर क्योंकि 15 से 20 जनों का अकाउंट खुला होता है तो बैंक इनको बड़ी मात्रा में लोन दे देता है। फिर उसी लोन को ये आपस में मतलब या कोई व्यक्ति ले लेता है इनमें से, और वो अपने कामकाज खोल लेता है, ठीक है। ये बैंक का सहारा भी ले सकते हो, बिना बैंक के भी अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इनको फ़ायदा होता है कि ये लाला जी, सेठ जी, साहूकार, इन लोगों से ऊंचे लोन जब लोन लेते हैं तो ऊंचे ब्याज में फंस जाते हैं, तो उससे बच जाते हैं। और इससे क्या होता है, इनको बचत करने की आदत बन जाती है, और ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेते हैं।
ऐसे आप अपने बहुत सारे पॉइंट अपने आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसका उद्देश्य जो गाँव के गरीब लोग हैं, विशेषकर जो महिलाएँ हैं, उनको इकट्ठा करना है। वो समूह बनाएं और अपनी बचत करें और अपने लिए काम कर सकें और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सकें। 15 से 20 सदस्य होते हैं, 25 से 100 रुपये या उससे ज़्यादा जितने भी अपनी क्षमता से इकट्ठे करते हैं। फिर छोटे छोटे ऋण एक दूसरे को प्रदान कर देते हैं और ब्याज भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे की मदद करके खुद के रोजगार पैदा कर देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी कहानी सुनी है बच्चों स्वयं सहायता समूह में। ठीक है, किस तरीके से लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लिया है और बचत और ऋण की गतिविधियों में ये शामिल होकर अपना और देश का भी विकास करते हैं और कर्ज तले दबने से बच जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये और में बोला गया, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते तो आप नीचे क्या कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आरबीआई है उसकी क्या भूमिका है। देखो आरबीआई तो आपको पता है भारत का सर्वोच्च बैंक है ना। आरबीआई एपेक्स बैंक है। तो ये क्या करता है, देखो ये सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि जितने भी भारत के वाणिज्यिक बैंक हैं उन पर नज़र रखता है। ठीक है, जितने भी सब बैंक होते हैं उनके पास जितना पैसा होता है उसकी कुछ राशि अपने पास रखता है, नगद, न्यूनतम नगद शेष के रूप में। ये देखता है कि जो छोटे छोटे बैंक हैं वो कहीं कुछ लोगों को तो लोन नहीं दे रहे, बाकी लोगों से अन्याय तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी गतिविधियों पर नज़र रखता है। ये ब्याज दर, कितना उधार देना है आदि बहुत सारे नियम भी समय समय पर जारी करता रहता है। बच्चों अब है आपका केस स्टडी। तो ये केस स्टडी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ये पैसे देख लो। ठीक है, उसके बेस पर आपको आंसर देने, तो इसके आंसर भी आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको डियर स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो ये आप आराम से खुद देख लेना। ठीक है, तो ये केस स्टडी है और ये इसके आंसर हैं। और लास्ट अब फिर हमारा क्वेश्चन है मैप का। ठीक है, तो मैप का देख लेते हैं। तो यहाँ देखो मैप में बोला गया पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो ये तो देखिए आंसर वाला है ना, तो इसलिए आंसर ही इसमें लिखे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था मैप में कि 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वो कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। तो मैप में यहाँ पर खाली जगह थी तो आपको यहाँ कोलकाता लिखना था। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पर कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो मैप में यहाँ लाइन डली आई थी, तो आपको डांडी बताना था गुजरात के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका देखो ये प्रश्न केवल 37 के स्थान पर दृष्टिबाधित, अब ये उन बच्चों को करना है जो देख नहीं सकते। ठीक है, उनके लिए। और ये बी तो आपको करना था कि आपको भरना था मैप में हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तारापुर परमाणु बिजली घर कहाँ पर है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है और कोच्चि बंदरगाह कहाँ है। ये आंसर इसके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो ये कहाँ, और ये मैप में आपको भरने थे। ठीक है, और जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर में पूछ लिए गए हैं। जैसे उस स्थान का नाम बताए जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, वही कलकत्ता। बस क्वेश्चन में पूछ लिया, आपसे मैप में पूछा था। उस स्थान का नाम बताए जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा, दांडी। उस राज्य का नाम बताए जहाँ हीराकुंड बांध स्थित है, उड़ीसा। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है, महाराष्ट्र। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, उत्तर प्रदेश। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ कोच्चि सी पोर्ट है, यानी कि केरल। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया। वीडियो को लाइक जरूर करना, काफ़ी एफर्ट लगते हैं मुझे मोटिवेट करना, मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूं। और कैसी रही वीडियो, कुछ कमी खास कुछ भी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो देखते हैं।